Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and today we are going to start the class of indirect tax that is GST। इससे पहले मैंने टैक्स की क्लास आपको इनकम टैक्स के बारे में भी दी है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो सबसे पहले आप वो क्लास को देखिए, फिर आप इस क्लास से पूछिए ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि लगाया तो आप पे जाता है टैक्स, लेकिन भरवाया जाता है किसी और से। किससे? दुकानदार से। यानी कि आपके बजाय दुकानदार आपका टैक्स भरता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स का अमाउंट जो है गवर्नमेंट के पास सेफली तरीके से पहुंच जाए। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स खुद भरते तो ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ये डायरेक्ट टैक्स होता। क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो रियलिटी में होता क्या है कि आपका पैसा किसी और के द्वारा लिया जाता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहने के बाद आप हरियाणा जाते हैं, तो कोई सामान अगर आप हरियाणा से खरीदते हैं तो क्योंकि वो प्रोडक्शन जो हरियाणा में हुआ है उसका वैल्यू का एडिशन हरियाणा में हुआ है, तो हरियाणा का दायित्व तो बनता है कि वो उस सामान के ऊपर टैक्स अर्जित करे, टैक्स प्राप्त करे। क्योंकि आप हरियाणा में सरकार से सीधा कोई कॉन्टैक्ट आपका नहीं है, तो आपको टैक्स उस दुकानदार को देना होता है क्योंकि दुकानदार का कॉन्टैक्ट है सरकार से। तो इसीलिए आपसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है। मैं जीएसटी को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि जीएसटी क्यों, वाई जीएसटी। अगर आप टैक्स का मतलब बेसिकली आप पहले वाली वीडियो देख के आए हैं तो आपको पता होगा कि टैक्स होता क्या है। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी क्यों। जीएसटी से पहले भी बहुत सारे टैक्स थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते थे, और टैक्स का मेन मोटिव आपको पता है कि इसीलिए लिए जाते हैं टैक्स ताकि आपके पैसों से आपके लिए ही विकास किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टैक्स ट्रिपल टैक्स मतलब लग रखे हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे, हम अभी जीएसटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में, जीएसटी से पहले आप ये समझ लीजिए ये फर्म ए है, ये फर्म ए प्रोडक्शन करती है। तो जैसे ही मार्केट में कोई प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन होने के बाद गवर्नमेंट के एक अधिकारी उस कंपनी की निगरानी करते हैं कि किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और जब प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन होते ही सरकार ले लेती है उनसे एक्साइज ड्यूटी। क्या ले लेती है? एक्साइज ड्यूटी। और क्योंकि एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे है तो एक्साइज ड्यूटी लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। यानी कि केंद्र सरकार ही एक्साइज ड्यूटी लेती है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मान लीजिए एक इंजन बनाया ए फर्म ने, और इसकी कॉस्ट है 100 रुपए। इस इंजन को बनाने की जो कॉस्ट है वो है 100 रुपए। अब 100 रुपए का जो इंजन बना, तो जैसे ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पता चला कि ए फर्म ने इंजन बनाया है, तो वो पहुंच जाते हैं। बोला आपने प्रोडक्शन किया है? बोला हाँ प्रोडक्शन किया है। तो बोले कि प्रोडक्शन से कितना पोल्यूशन होता है, कितना मतलब कि प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, तुमने प्रोडक्शन किया है, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम टैक्स दो। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या टैक्स देने से पोल्यूशन खत्म हो जाता है? रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो अब यहाँ पे 10 रुपए आपसे टैक्स के नाम पे ले लिए जाते हैं। अब ये 10 रुपए देने के बाद ये ए कंपनी अपने घर में तो इंजन रखेगा नहीं, इसको इंजन बेचना भी होगा कहीं। तो ये बी फर्म के पास गया, जो कि डिजाइनर है। ये इंटीरियर डिजाइन करता है गाड़ी का, ये बॉडी डिजाइन करता है, ये बॉडी को डिजाइन करके इंजन फिट करने के लिए काम करता है, असेंबलिंग का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, बी फर्म जो है ये ए फर्म से इंजन को ले लेती है 110 रुपए में। कितने में? 110 रुपए में। लेकिन 110 रुपए में क्यों लेगा? क्या इसको प्रॉफिट नहीं कमाना? इसको प्रॉफिट तो कमाना है। तो जब ये प्रॉफिट कमाएगा तो इसको बेचेगा 150 रुपए में। कितने रुपए में? 150 रुपए में, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो कि त्यो चीज है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये 150 रुपए का बेच रहा है, तो इसको ये बेच रहा है, तो इस पर देना होगा इसे सेल टैक्स। क्या देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा सेल टैक्स? ये बी फर्म को। तो बी फर्म को सेल टैक्स और देना पड़ेगा, सेल टैक्स जो कि बन जाता है 10 रुपए। सपोज करिए कितना? 10 रुपए। जैसे ये सेल टैक्स 10 रुपए दे देता है तो इसकी कॉस्ट पड़ जाती है बी को, इंजन की कॉस्ट पड़ती है 160 रुपए की। कितनी पड़ जाती है? 160 रुपए। जैसे उसके 160 रुपए में वो इंजन लेता है तो वो कार बना के तैयार करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है कार। क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? कार मैन्युफैक्चरिंग करता है। और कार की जो कॉस्ट उसकी निकलती है इंजन बॉडी लगा के, वो बन जाती है 500 की। कितने की?
500 रुपीज़ की, यानी कि 500 रुपीज़ की बॉडी और कार का इंजन लगा के तैयार हो जाती है। छोटे से अमाउंट से समझिए। अब ये 500 रुपीज़ होने के बाद जैसे ही ये बेचने के लिए जाता है सी कंपनी, जो कि है एक ऑटोमोबाइल डीलर, हाँ, तो ये ऑटोमोबाइल डीलर जो है, ये जो ऑटोमोबाइल डीलर जो है ये क्या करता है, ये इसको कार को पेंट करके, इसको ब्रांडिंग छाप के, इसमें लोगो लगा के, ऐसा ही करते हैं कंपनियां। पता है मर्सिडीज में जो है रेनॉल्ट के पार्ट्स मिले हैं। मर्सिडीज कंपनी जो इंजन बनाती है कई पार्ट्स वो रेनॉल्ट से लेती है, ठीक है। आपको पता है वोक्सवैगन और क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, स्कोडा का जो है सब ब्रांड है, यानी कि जो स्कोडा के अंदर जो इंजन यूज होता है वो वोक्सवैगन का ही होता है, ठीक है। तो ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि उसकी डिमांड इनिशियल स्टेज पे बढ़ाई जा सके। सपोज करिए मैं इस ब्रांड की टी शर्ट नहीं लूंगा, मैं दूसरे ब्रांड की लूंगा, अब मैं दूसरे ब्रांड की ले लूंगा सिर्फ उसके स्टिकर की वजह से, जिससे क्या होता है इनिशियली कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ उनकी सेल भी बढ़ जाती है। जैसे कि सैमसंग करता है, सैमसंग क्या करता है, अपने डिस्प्ले को एप्पल को बेचता है और तमाम तरह के एमआई को भी बेचता है, सबको बेचता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो उसकी है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसमें सैमसंग माहिर है, चिप्स बनाने में भी माहिर है। तो जितने भी बोर्ड वगैरह यूज होते हैं फोन में वो भी सैमसंग के ही होते हैं, जो दूसरी कंपनियां यूज करती है। सैमसंग क्यों बेचता है, सैमसंग अपने बोर्ड्स क्यों बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बोर्ड्स नहीं बेचेगा तो भी उसकी सेल तो उतनी रहेगी। अब बजाय उसके कस्टमर, उसके जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर को ही वो कस्टमर बना लेता है, कॉम्पिटिटर को ही कस्टमर बना लेता है और जिससे पैसे वो कमाता है। तो पॉइंट ये नहीं, हमारा पॉइंट ये है कि सी जो है ऑटोमोबाइल है, ये ऑटोमोबाइल क्या करता है, कार को लेके इसको ऊपर, मतलब कि इसको पूरा अच्छा तरीके से पेंट वेंट करके इस कार की कीमत लग देता है 1000 रुपए, जिसे हम कहते हैं एक्स शोरूम प्राइस। क्या कहते हैं, एक्स शोरूम प्राइस। अब एक्स शोरूम प्राइस पे जब ये जैसे ये सेल करने जाता है ना, 500 की कार बनाई ना इसने, अब ये 500 रुपए पे इसको टैक्स भी देना पड़ेगा, कितना, 50 रुपए, कितने, 50। तो इसको कितने की पड़ती है, 550 की। अभी 550 से कितने की बनाया था इसको, 1000 रुपए की। ये कितने बनाया था, 1000 रुपए की। अभी 1000 रुपए की जब कार लेने जाते हैं हम, तो हमें सरकार कहती है, सरकार तो क्या कहती है, दुकानदार कहता है कि भाई हमारी कॉस्ट जो है एक्स शोरूम प्राइस है वो कार का इतना है, जो कि है 1000 रुपए। अब इस पे रोड टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, रोड टैक्स देना पड़ेगा आपको, मतलब कि, और सेल टैक्स देना पड़ेगा। सेल टैक्स इतना होगा, और रोड टैक्स के बाद फिर सेल टैक्स हो गया, फिर आपका क्या नाम है, पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो सारा टैक्स मिला के ये होता है 100 रुपए। कितने रुपए, 100 रुपए। ये आसान संख्या से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करने की बात कर रहे हैं। तो ये 100 रुपए पड़ने के बाद ग्राहक को पड़ती है 1100 रुपए की कार। अब ग्राहक के मन में ये बैठ जाता है कि भाई मैंने 1000 रुपए की कार खरीदी है और 100 रुपए का टैक्स दिया है, राइट, यही दिमाग में आ रहा है कि मैंने 100 रुपए का टैक्स दिया है। अब रियलिटी में देखिए कि टैक्स कहाँ कहाँ दिया गया है। सबसे पहले तो ये टैक्स दिया गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सबसे पहले टैक्स दिया गया है, प्रोडक्शन सेट एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए ये, और टैक्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे बी को बेचा, इंजन कार बनाई इसने, है ना, 10 रुपए यहाँ दिया, 10 रुपए ये। और कहाँ टैक्स दिया है, यहाँ पे 50 रुपए, 50 रुपए ये। और कहाँ टैक्स दिया है, यहाँ पे, दैट इज यू नो व्हाट इज 100 रुपीज, राइट। तो ये 100 रुपए है। अभी तक ग्राहक को क्या लग रहा था, ग्राहक को लग रहा था कि उसने केवल 100 रुपए टैक्स दिया है, बट रियलिटी में 10, 20, 70 और 170 रुपए, 170 रुपए टैक्स उससे वसूला गया है, उसको पता ही नहीं है। 170 रुपए टैक्स उससे वसूला गया, उसे पता ही नहीं है। तो ये जो 70 रुपए है इसे हम कहते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब कि ये 70 रुपए जो है ये वसूला गया है एक तरीके से, देखो पागल बना के, मतलब इन द सेंस ये चोरी करके टैक्स को, मतलब इस तरीके से सोच सकते हो आप कि डबल टैक्स है। इसे कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपने बुक में पढ़ा होगा 11th 12th में, टैक्सेशन में, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें पढ़ रहे होगे आप। कैस्केडिंग इफेक्ट में बेटा क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, आपको टैक्स के ऊपर टैक्स वसूला जाता है, सामान के ऊपर टैक्स नहीं वसूला जाता, टैक्स के ऊपर भी टैक्स वसूला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जैसे जनता को पता चल गया कि भाई ये तो बड़ी लूटपाट चल रही है, तो सेल टैक्स को कर दिया गया हटा, सेल टैक्स को हटा दिया गया, सेल टैक्स को हटा दिया, क्योंकि सेल टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल टैक्स लेती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाई, क्यों नहीं हटाई, क्योंकि एक बार ही लगती है। कब, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है।
और जब मैन्युफैक्चरिंग में जब एडिशन होता है तो उसके लिए सेल टैक्स यूज होता था। क्या? सेल टैक्स। तो इस चीज को ठीक ठाक करने के लिए सरकार ने एक प्रोविजन लिया। एक प्रोविजन क्या लिया? बोले कि हम यार ऐसा करेंगे, अब ग्राहकों को मतलब कि जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो कस्टमर है, उनके लिए हम फायदे की बात करेंगे। बोले क्या फायदे की बात करोगे? तुम तो लूट रहे थे इतने साल से। बोले जब तक नहीं पता था तो तुम्हें क्या पता था कि तुम लूट रहे थे? पता है जब तो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम लूट रहे थे। अब तो तुम्हें पता ही नहीं था तो क्या गम, अब पता चल गया तो हम बदल रहे हैं ना। अब पता चल गया तो हम सिस्टम को थोड़ा सा बदल रहे हैं। बोले क्या सिस्टम बदल रहे हैं? बोले बदल ये रहे हैं कि अब मान लीजिए 100 रुपए का कपड़ा है, 100 रुपए का कपड़ा है। अब इससे आपने कोई भी यूनिफॉर्म बनाई, कोई भी कपड़े से आपने शर्ट बनाई, पैंट बनाई, तो आपने 100 रुपए का, भाई ये 100 रुपए के लायक ही बिकता, कपड़ा 100 रुपए में बिकता, इधर बेचो उधर बेचो किधर बेचो, 100 रुपए का बिकता। शर्ट बना दी तो ये 200 की बिक जाएगी। कितने की बिकेगी? 200 की। तो अब भाई आपने वैल्यू ऐड की ना इसमें, 200 100 रुपए की, 100 रुपए की इसमें वैल्यू ऐड की। तो ये 100 रुपए की जो वैल्यू ऐड की ना, इसे वैल्यू ऐड पे ही टैक्स लगाऊंगा मैं। बोले इससे फायदा क्या है? बोले इससे फायदा ये है कि अभी आपको समझ में आएगा इससे फायदा क्या है। जैसे मान लीजिए 10% टैक्स लग रहा है, तो वैल्यू ऐड हुई 100 रुपए की, तो ये 100 रुपए की जो है 10 रुपए टैक्स हो गया। कितना हो गया? 10 रुपए टैक्स हो गया। अब ये फलाने व्यक्ति ने ले लिया, पेंट ले ली। अब इस पेंट के साथ क्या किया इसने? इसके साथ सूट बना दिया, इसको पूरे एक मतलब पेयर तैयार कर दिया इसका। तो इसकी वैल्यू बना दी इसने 100 रुपए से 1000, 200 रुपए से 1000 रुपए की। तो इसने वैल्यू ऐड कितनी की? 800 रुपए की। तो इसको टैक्स अब कितने पे देना है? 800 पे, जो कि बनेगा 80 रुपए। 10% के हिसाब से कितना बनेगा? 80 रुपए। तो ये क्या कह रहा है? ये जो व्यक्ति है ना, B% जिसने पेंट ली थी, कपड़े से पेंट बनाई है, कपड़ा लेके ए से पहले इसने लिया, तो ये बी ने पेंट बनाई। तो ये क्या कह रहा है कि तुमने जो 100 रुपए लिया था ना, 10 रुपए टैक्स दिया था, तो ये क्या कह रहा है? दुकानदार कह रहा है मेरा तो 110 का पड़ा है कपड़ा। बोला नहीं ऐसे मत बोल, 110 का पड़ा है। बोला क्यों? बोले तुम ऐसा बोलोगे ना तो तुम्हारा टैक्स मिलेगा नहीं वापस। बोला कैसे वापस मिलेगा टैक्स? टैक्स क्या वापस मिलता है कभी? बोला हाँ, अब ये सिस्टम ही यही है कि टैक्स वापस मिलेगा। बोला कैसे मिलेगा? बोला ऐसे मिलेगा टैक्स कि तुम है ना जब एंट्री करो ना तो 100 रुपए का ही कपड़ा लिखना और प्लस 10 रुपए का टैक्स लिखना और फिर लिखना 110 रुपए। बोला इसमें क्या फर्क है? मतलब तो यही है, 110 सीधा लिख देता। भाई मैं 110 सीधा ही लिख सकता हूँ ना, मैं ये 100 रुपए प्लस 10 रुपए क्यों लिखूं? बोला क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो कॉस्ट हो गई और ये हो गया आपका टैक्स। और ये जब खरीदा था आपने तो खरीदते समय टैक्स दिया था, इसे कहेंगे इनपुट टैक्स। क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स। क्योंकि जब खरीदते समय दिया था तो क्या कहलाएगा? वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। बोले इसका फायदा क्या है? बोले फायदा समझ में आएगा। अब तुम जब 200 रुपए से पेंट को 1000 रुपए का सूट बनाओगे तो तुम 800 रुपए फालतू लोगे ना। बोले हाँ 800 रुपए फालतू लेंगे, सही बात है 800 रुपए लेंगे। तो भाई तुम्हारी सरकार कितने मांगेगी? बोले भाई ये सरकार तो इस पर पूरे पे टैक्स मांगेगी, 800 रुपए मांगेगी या 80 रुपए मांगेगी पूरा। बोले नहीं, तुम्हें 80 रुपए नहीं देना सरकार को। तुम बता सकते सरकार को, सरकार मैंने 10 रुपए दे रखे हैं आपके नाम पे पहले ही। आप सरकार को बोल सकते हो कि मैंने ए कंपनी को 10 रुपए पहले ही दे रखे हैं, तो आप दोबारा से मुझे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते। अगर ये चीज मैं ऐसे खुला नहीं लिखता, मतलब अलग से सेपरेट करके नहीं लिखता, तो मेरे को सरकार को कितने रुपए देने पड़ते? 80 रुपए। लेकिन अब सरकार को कितने देने पड़ेंगे? 80 - 10 कितने? 70 रुपए। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने ही ये नीति निकाली है कि बेटा अब तुम्हें पता चल गया है कि हम टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे थे, तो इससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया? हमने लिया है ITC। क्या लेके आ गए हम? ITC। ITC किस लिए आई है? ITC आई है कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए। कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या आया बेटा? ITC आ गया। ITC क्या है ये? ITC वहीं बैठ जाओ बेटा, चल ले उधर से, 5 मिनट की क्लास है बस, ठीक है। ITC का मतलब क्या होता है बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, उस वाली क्लास है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या मतलब होता है? ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपने पहले से टैक्स पे कर रखा, उसकी जानकारी आपके पास है लीगल तरीके से। समझ में आ गई बात? तो बोले फिर दिक्कत क्या है? फिर चलिए ये टैक्स है, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है क्योंकि वैल्यू एड पे लग रहा है तो इसे कहेंगे वैल्यू एडिड टैक्स। क्या कहेंगे इसे? वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? वैट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? वैट के नाम से जानते हैं। तो बोले कि सर दिक्कत क्या है? दिक्कत तो अभी GST लाने की जरूरत थी नहीं। बैठ जाइए 2 मिनट वहीं पे। अब यहाँ पे जो कहना मैं, दिक्कत क्या है कि भाई वैट आ गया तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बोले सही बात है, हमें भी ऐसा लगता था क्योंकि अमेरिका में अभी भी वैट ही है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसमें वैट ही है, GST चल ही नहीं रहा। तो बहुत सारी कंट्री है जो सक्सेसफुल है किससे? वैट से।
अब हुआ क्या, हुआ ये कि 1970 के बाद 70 तक भारत जो था कृषि प्रधान देश था या गुड्स बेस्ड इकोनॉमी था। क्या था? गुड्स बेस्ड इकोनॉमी। और 70 के बाद 60 70 80 के दशक के बाद हुआ क्या कि भारत में जो है सर्विस सेक्टर उभर के आने लगा। क्या उभर के आने लगा? सर्विस सेक्टर उभर के आने लगा। तो क्योंकि सर्विस सेक्टर जब उभर के आने लगा तो सरकार ने बोला यार ज्यादातर तो पैसा हम वसूल ही नहीं कर पा रहे, क्यों? प्रोडक्शन सर्विस का ज्यादा हो रहा है, गुड्स का कम हो रहा है, तो लोग गुड्स की जगह सर्विस से पैसा कमा रहे हैं। भाई ये तो गलत बात हो जाएगी, लोग सर्विस से पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाते हुए देख नहीं सकती सरकार। सरकार क्या कहती है, अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो हम तुम्हारे से पैसे से लगान तो लेंगे ही, मतलब टैक्स तो लेंगे ही। तो टैक्स लेने के लिए इन्होंने क्या किया, बोले कि इसके साथ हम एक चीज जोड़ देते हैं, क्या? हम सर्विस और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? सर्विस। क्या जोड़ देते हैं? सर्विस। तो ये बन गया सेन वैट। क्या बन गया? सेन वैट बन गया। क्या बन गया बेटा? सेन वैट। मतलब क्या हो गया? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब सेन वैट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि सर्विस भी जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है? सर्विस भी ऐड हो गई। बोला अभी भी सर दिक्कत क्यों है? फिर बोले दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ, फिर जीएसटी क्यों आया। हुआ ये हरियाणा है, ये यूपी है, ये राजस्थान है। एक कपिल नाम का बिजनेसमैन है जो कि आया अमेरिका से, ये बहुत सारे डॉलर कमा के लाया है, ये बहुत सारे डॉलर कमा के लाया है। तो क्योंकि ये बहुत सारे डॉलर कमा के लाया है, ये डॉलर में बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। बेटा वहां से चेयर ले आओ, ये तो वहीं बैठ जाओ 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये डॉलर लेके आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्या लेके आया? डॉलर लेके आया। तो हरियाणा सरकार चाहती है कपिल जो है, ये उद्यमपति, ये हमारे राज्य में आके उत्पादन करे। क्यों? क्योंकि उत्पादन ज्यादा होगा तो टैक्स किसको मिलेगा? हरियाणा सरकार को। तो अब यूपी सरकार भी क्या कह रही है, हमारे पास भी आके उत्पादन करे, हमारे आके इन्वेस्टमेंट करे। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार को टैक्स मिलेगा। ऐसे राजस्थान सरकार भी कह रही है कि भाई हमारे पास क्या हो, ये व्यक्ति आए और इन्वेस्टमेंट करे। तो सरकार हरियाणा क्या कहती है, ऑफर रखती है कपिल के पास कि तुम्हें हमारे यहाँ टैक्स, मतलब प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हें 10% टैक्स देना पड़ेगा, वैट देना पड़ेगा तुम्हें 10% वैट, या वैट आपको 10% देना पड़ेगा। बोला अच्छा, तो अच्छी बात है। फिर फोन आता कपिल जी के पास, कपिल जी आप दिल्ली, आप कहाँ पे हैं? बोले कि हम हरियाणा में हैं। बोले तुम कहाँ? अमेरिका से आए ना? वही है ना? बोला हाँ मैं अमेरिका से आया, मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बड़ी कंपनी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। बोला ठीक है, तुम यूपी आते हुए मिलते जाना। बोला किस लिए? बोला कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया ऑफर है। बोला अच्छी बात है, चलो आते हैं। बोले कि तुम कहाँ? फिर वो पहुंच जाता है, और जैसे वो पहुंच जाता है पूछता है कि भाई यूपी सरकार पूछती है कपिल जी कहाँ थे? बोले मैं हरियाणा सरकार के पास था। बोले क्या कुछ ऑफर रखा है उन्होंने? बोला हाँ रखा है। बोले कितने % का? बोले 10% का। बोले एक काम करो, क्या हरियाणा में करोगे, आप यूपी में आ जाओ 8% पे। कितने पे? 8% पे। मतलब कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन करो, आप वहाँ 10% दोगे टैक्स, यहाँ 8% दो। कितना %? 8% दो। तो ऐसे ही फिर हरियाणा सरकार बोलती है अरे मुझे लगता है कि आप यूपी सरकार के पास चले गए। बोला हाँ थोड़ा बुलाया था इन्होंने। बोले क्या ये भी ऑफर रख रहे हैं क्या टैक्स का? बोला हाँ रख रहे हैं। बोले क्या ऑफर रख रहे हैं? बोले कि 8% रखा है। बोले कोई बात नहीं, आप 6% में आ जाओगे। कितने % में? 6% में आ जाओ। बोले ठीक है 6%। फिर फोन पे वो फोन साइड में कहता है, यूपी सरकार से कहता है देखो हरियाणा सरकार 6% बोल रही है। अरे 6% छोड़ो, तुम एक काम करो 4% में आ जाओ। कितने %? 4%। और यूपी वाले, हरियाणा वाले कहते हैं कोई बात नहीं 3% में आ जाओ। फिर यूपी वाले कहते हैं आ जाओ 2% में आ जाओ, और फिर कहते हैं 0% में आ जाओ। ठीक है। अब फिर हुआ क्या? 0%, मतलब कि टैक्स के रेट घट रहे हैं ना, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन की वजह से टैक्स के रेट घट रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब सरकार को रोड बनवाने की बारी आती है, सरकार को स्ट्रीट लाइट लगाने की बारी आती है, जब सरकार को सुविधाएं देने की बारी आती है, तो फंड में पड़ जाती है कमी। क्या पड़ जाती है? फंड में कमी। तो वो फंड में कमी पड़ने के कारण होता क्या है कि सरकार ये करती है, जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाती है? और कहती है जी पैसा दे दो हमें। बोले क्यों, तुम्हें पैसा क्यों दे? बोले कि सर हमारा पैसा नहीं है। बोले कैसे नहीं है? तुम्हारे पास वो वैट टैक्स आता है, उससे वसूली करते हो, तुम कहाँ है उसका पैसा? बोला वो तो आपस में लड़ने के चक्कर में चला गया। तो बोले अब क्या करें? बोले कि अब तो ये दिक्कत है। तो ये दिक्कत हमेशा चलने लगी। सरकार जो है एक दूसरे को कंपटीशन के थ्रू मतलब काम करने लगी, और फिर बिजनेसमैनों के लिए भी डिफिकल्टी होगी किस राज्य में व्यापार करे किस में ना करे। इसलिए मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने बोला 1 नेशन 1 टैक्स। क्या बोले? 1 नेशन 1 टैक्स। मतलब किसी भी राज्य में हो, सभी राज्य में एक प्रकार का टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल टैक्स, दैट इज जीएसटी। क्लियर हो गई बात? जीएसटी कैसे आया? जीएसटी 2 चीजों की वजह से आया। पहला इंटरस्टेट कंपटीशन, दूसरा कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट तो सोल्व हो चुका था वैट में ही, लेकिन वैट सभी राज्यों में लागू नहीं था, कई जगह पे सेल टैक्स लगा हुआ था। तो एक नेशनल लेवल पर टैक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने नया टैक्स निकाला, दैट इज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स। अब सेन वेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, तो पूरे देश में एक नया नाम लेके आना था, नए तरीके से काम करना था, सिंप्लीफाई करना था, तो उन्होंने नाम रखा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब इसमें सब चीज समझते हैं कि ये मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है या गुड एंड सर्विसेज टैक्स है। ये गुड एंड सर्विस टैक्स है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है या गुड एंड सर्विस टैक्स है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स है। भाई एक वस्तु पे लगेगा नहीं, एक सर्विस पे भी नहीं लगेगा, है ना, तो ये वाला है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम समझते हैं ट्रांजैक्शन के टाइप जो कि टैक्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ट्रांजैक्शन तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांजैक्शन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और एक होता है ट्रांजैक्शन विद यूनियन टेरिटरीज, ट्रांजैक्शन विद यूनियन टेरिटरीज। ओके, एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन को कहते हैं लोकल ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? ये आपके एक्सेल में भी काम आएगा, ये आपके टैली में भी काम आएगा। जब आप एक्सेल करोगे तो उसमें भी काम आएगा और टैली में भी काम आएगा। जैसे दिल्ली के व्यापारी हो, दिल्ली के व्यापारी से खरीद रहे हो तो क्या है, इंट्रा स्टेट। दिल्ली के व्यापारी हो लेकिन हरियाणा सरकार से खरीद रहे हो तो क्या कहलाएगा ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और अगर मान लीजिए दिल्ली के व्यापारी हो लेकिन चंडीगढ़ से व्यापार कर रहे हो तो ये कहलाएगा ट्रांजैक्शन विद यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के साथ ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें जीएसटी अलग लगेगा। एक चीज और, अब यहाँ पे आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स सारे हट गए, है ना, ये आपको बताया गया है, लेकिन वो सारी जगह पे भी टैक्स नहीं हटे हैं। जैसे पेट्रोल पे टैक्स नहीं हटा है, क्योंकि पेट्रोल पे अगर टैक्स हट गया तो पेट्रोल जो है, आप ये समझिए, पेट्रोल हमें 97 रुपये में मिल रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 40 रुपये है, और इस पे 50 रुपये का टैक्स क्या पड़ रहा है, पेट्रोल पे टैक्स पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? टैक्स पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये करीबन 110% है, 110% टैक्स है पेट्रोल पे। कितना परसेंट? 110%। 10% भी छोड़ो, 100% टैक्स है, 100% टैक्स है। किस पे? पेट्रोल पे। अगर मान लीजिए पेट्रोल आ जाता है किसमें, जीएसटी में, तो मैक्सिमम जीएसटी का रेट जो है वो है 28%। कितना है? 28%। कितना रेट है? कभी भी पेट्रोल में देख लेना, टैक्स का क्लासिफिकेशन नहीं दिखाया जाता, ना तो सरकार बात करेगी ना रिपोर्टर बात करेंगे, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ जनता का है, नहीं सिर्फ सरकार का है, फायदा जनता का हो जाएगा। क्योंकि 28% अगर 40 रुपए का देखो तो कितना बैठेगा, 12 रुपए, 15 रुपए, 20% मतलब 50% 20 रुपए, 28% कितना बैठेगा, 12 रुपए से 15 रुपए, तो 40 रुपए प्लस में 15 रुपए, पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया भाई, 55 रुपए। तो 55 रुपए टैक्स का प्राइस, मतलब पेट्रोल का प्राइस हो जाएगा, डीजल का प्राइस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सस्ता। लेकिन सरकार को नहीं करना सस्ता, सरकार को भरना है अपना बस्ता। ठीक है, सरकार को नहीं करना कुछ भी सस्ता, सरकार को भरना अपना बस्ता। तो सरकार अपना बस्ता भरती रहेगी, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप पता लगा सकते हो कि सरकार बस्ता कैसे भरती है। ये सरकार के बस्ता भरने के ही तरीके हैं। ठीक है, जब सरकार, मतलब जब व्यापारी दिल्ली से दिल्ली में व्यापार करे तो इसे लोकल ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो सरकार ने जब सारे इंडायरेक्ट टैक्स हटा दिए, तो सारे इंडायरेक्ट टैक्स हटाने के बाद ये संधि हुई। संधि ये हुई कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सर इनको पैसे क्यों चाहिए, एक ही जगह पैसे नहीं दे देंगे इनको, बोले इनको पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम कराती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग चुनी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चुनी जाती है। बेटा वहीं बैठ जाओगे दूसरी क्लास में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इसको देखिए ऐसे, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने काम कराएगी,
जिससे सरकार लोग जो है उसको पैसा दे, उसको मतलब कि वोट दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने तरीके से काम कराएगी ताकि उसको वोट दे। तो इतना इतना काफ़ी आज के लिए, काम करते हैं, अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है, ओके।